चीमा साहब, आप कंट्रीज आज बैठ के देख लें कि भारतीय डायस्पोरा किस कंट्री के अंदर द रिचेस्ट नहीं है और द मोस्ट एजुकेटेड नहीं है, और उनका इन्फ्लुएंस देख लें। आप कह रहे हैं शार्ट्स कौन काट रहे हैं, मैं तो कहूंगा ये शार्ट्स यही काट कर रहे हैं, भारतीय ज्यादा शार्ट्स काट रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन भारतीय है, ऋषि सुनक भारतीय है, और 6 महीने तो कमला हैरिस को दफ्तर नहीं मिला था सर, वो कहां शॉर्ट्स कॉल कर रही है? शॉर्ट्स कॉल करे ना करे, इन्फ्लुएंस जरूर है। अजय बंगा तो है ना, मुझे ये बताएं G20 में स्टेज के ऊपर अजय बंगा खड़ा नहीं था। और तीसरी मुझे बात चीमा साहब, आपको ये एग्री जरूर करना पड़ेगा, द रिचेस्ट एंड द मोस्ट एजुकेटेड डायस्पोरा इन एवरी सिंगल सिविलाइजेशन ऑन द प्लेनेट। और अमेरिका तो चाहता था कि इंडिया को चाइना से दूर रखें, अब हो ये रहा है कि उनके अपने अलायंस की इंडिया के साथ मसले बन रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? आपने जो बात ट्रेड की है, भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, ठीक। उसके बाद इस वक्त दालें और आटा जो है वो भारत इंपोर्ट कर रहा है कनाडा से। 7 लाख भारतीय इस वक्त इंडिया में बैठ के स्टूडेंट वीजों के, बिजनेस वीजों का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, आपने खुद फरमाया है कि 40% 40% स्टूडेंट्स दे आर इंडियन। चीमा साहब, मैं खुद आई विटनेस हूं। मैं टोरंटो एक दिन एयरपोर्ट पे लैंड किया, आज से 1 साल पहले। वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स की प्रोसेस करने की लाइन स्पेशल बना दी गई, इतने ज्यादा है। वहां पे 5 फेडरल मिनिस्टर जो है उनकी गवर्नमेंट के भारतीय ने चाहते हैं। तो इस पे सब पे क्या असर पड़ेगा? आज भारत ने अपना वीजा प्रोसेस बंद कर दिया है। ये सारी किस डायरेक्शन में जा रही है? अब उसमें मैं समझता हूं कि इस वक्त अभी भी मैं समझता हूं सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए डैमेज कंट्रोल का, कि सारे शवाहिद दुनिया के सामने रख देने चाहिए। और दूसरा, मैं समझता हूं कि थर्ड पार्टी किसी को कहना चाहिए, ममालिक में से जिस तरह 5 आइज हैं, उनको 5 आइज को कहा जाए कि आके आप इन्वेस्टिगेट करें कि हम कहां जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पुलिस, आप जिस तरह अमेरिका के अंदर इस वक्त हालात चल रहे हैं कि हर दूसरा सिटी जो है वो पूरा एक ऐसा वार जोन बन चुका है, अगर आप खुद लॉ एनफोर्समेंट, आपकी एजेंसियां काम नहीं कर रही, आपके सोशल इश्यूज को दूसरी दुनिया ने तो कवर नहीं करना। क्योंकि सोशलिज्म का इस वक्त जो मैं आपसे भी बात करने से 10 मिनट पहले किसी टॉपिक पे किसी से बात कर रहा था, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वैसे ही बोर हो चुकी है। वो वैसे ही इस वक्त सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के खाब देखती फिर रही है। वो चाहते ही नहीं काम करना। They have lost the will to educate themselves. They have lost the will to lead themselves. They have lost the will of innovation. मैं खुद इसका आई विटनेस हो रहा हूं। मैं देख रहा हूं इस वक्त अमेरिका कहां जा रहा है, मैं देख रहा हूं कनाडा कहां जा रहा है, बर्तानिया की इकोनॉमी कहां जा रही है। इस वक्त यूरोप की सबसे बुरी इकोनॉमी है यूके की, सबसे बुरी। तो इन सर्कमस्टांसेस में जो लीडर होते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीजों से। मुझे तो यही लगता है। सर, एक आप सवाल किया है, आपने क्वेश्चन रेज किया, मैं उस पर आपसे बात करना चाहता हूं। आपने क्या वेस्ट ने विल नहीं रही, दे हैव लॉस्ट द विल। तो मुझे ये बताएं, इफ दे हैव लॉस्ट द विल, देन हु एल्स इज कॉलिंग द शॉट्स इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी? वेस्ट ही तो शॉट कर नहीं इस वक्त पूरी दुनिया में। अगर वेस्ट नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? क्या फ्रांस नहीं कर रहा? क्या कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया कौन कर रहा है? क्या चीन कर रहा है या इंडिया कर रहा है? कौन कर रहा था? सरकार तो ये जो आज जो कर रहे हैं चीमा साहब, ये कहते हैं ना, जब एक डूब रहा होता है, जब डूबती है तो चीजें वो आखिरी सांस ले रहे होते हैं, ये आखिरी सांस ले रहे हैं। कुछ यूक्रेन वार के पीछे जा रहे हैं, कुछ पहले इन्होंने दोबारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, डेजर्ट स्टॉर्म को सारा किया इन्होंने, इराक तोड़ा, लिबिया तोड़ा, अफगानिस्तान से जिस तरीके से निकले आपको नजर नहीं आ रहा कि इनके हालात खराब। और उसके बाद इनके इंटरनल इश्यूज जो चल रहे हैं, आधा इधर कंट्री डिवाइड हो चुके हैं, इलेक्शन के ऊपर फेथ इनका खत्म हो चुका है। कांग्रेस, मैं एक मिसाल कांग्रेस की देता हूं, हैज बिकम नॉन फंक्शनल। हर प्रेसिडेंट के ऊपर 2-2, 3-3 दफा इंपीचमेंट हो रही है। आपको नजर नहीं आ रहा कि ये डूब रहे हैं बिल्कुल, इंटरनली इनके हालात खराब है। जब आधा कंट्री समझता हो कि ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट, इलेक्शन हैज बीन स्टोलन, तो व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट एंड मैंडेट दे हैव फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, उसमें हर जंग में जब आप शिकस्त से 2-4 हो रहे हैं, उसके बाद आपको लग रहा है कि दे आर कॉलिंग द शॉट्स, दे आर नॉट कॉलिंग द शॉट्स। और तीसरी एक बात आखिरी कहूंगा, चीमा साहब, आप कंट्रीज आज बैठ के देख लें कि भारतीय डायस्पोरा किस कंट्री के अंदर द रिचेस्ट नहीं है और द मोस्ट एजुकेटेड नहीं है, और उनका इन्फ्लुएंस देख लें। आप कह रहे हैं शार्ट्स कौन काट रहे हैं, मैं तो कहूंगा ये शार्ट्स यही काट कर रहे हैं, भारतीय ने ज्यादा शार्ट्स काट रहे हैं, बिल्कुल काट रहे हैं। यहाँ वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन भारतीय है, ऋषि सुनक भारतीय है, और 6 महीने तो कमला हैरिस को दफ्तर नहीं मिला था सर, वो कहां शॉट्स कॉल कर रही है? शॉट्स कॉल करे ना करे, इन्फ्लुएंस जरूर है। अजय बंगा तो है ना, मुझे ये बताएं G20 में स्टेज के ऊपर अजय बंगा खड़ा नहीं था। और तीसरी मुझे बात चीमा साहब, आपको ये एग्री जरूर करना पड़ेगा, द रिचेस्ट एंड द मोस्ट एजुकेटेड डायस्पोरा इन एवरी सिंगल सिविलाइजेशन ऑन द प्लेनेट। यस, एग्री करता हूं। ये मैं इस पे आर्गू कर लूंगा। बल्कि सबसे बड़ी बात है, आज शाम को भी कनाडा को घुटनों पे बल लाना हो तो शाम को उन्होंने ले आना। उसकी वजह ये है, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, पावर, पैसा। चौथी चीज आप क्या बता दें, पॉलिटिक्स में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में चौथी क्या चीज होती है जो स्ट्रांग होती है? पैसे के और इन्फ्लुएंस के, पॉलिटिकल सारी चीजों के सामने। और चीमा साहब, सबसे बड़ी बात यह है, जब आप मुझे ये बताएं, आप मेरे साथ हार्वर्ड गए थे, वहां पे क्लासों के अंदर आपने कौन से लोग देखे? आपने यही देखे चाइनीज और इंडियन बैठे हुए थे, गोरे कम बैठे हुए थे?
गोरे सबको गोरों को कहा जा रहा है कि इनका आज भी जो हीरो है उनको जाती दफा कहा गया कि यू हैव बीन सिटिंग ऑन द वर्ल्ड ड्राइविंग सीट सिंस 400 इयर्स, इट्स ओके टू सिट ऑन अ बैक सीट एंड एंजॉय। वीड पियो भाई, वो कहता दम मारो दम, वो तो बता गया मार रहे हैं दम इस वक्त हर स्टेट में रवाना पी रही गोरा बच्चा। चीमा साहब 2 मिसालें कहते हैं, आप कहते हैं शार्ट्स जो टूटे फूटे कर भी रहे हैं वो भी नहीं करेंगे फ्यूचर में, बताता हूं क्या है। चीमा साहब स्टेट ऑफ मैरीलैंड ने बैचलर डिग्री की कंडीशन ही खत्म कर दी जाऊंगा। फेडरल गवर्नमेंट के आधे डिपार्टमेंटों में उनको ग्रेजुएट ही नहीं मिल रहे, लोअर कर दिया गया उन्होंने स्टैंडर्ड, और सीओ सारे इंपोर्ट भारत से किए जा रहे हैं। तो चीमा साहब अगर आज टूटे फूटे ये शार्ट्स कॉल कर रहे हैं, आगे नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं आप नहीं करेंगे शार्ट्स। उसकी वजह ये है दे हैव लॉस्ट द विल। इनको बता दिया गया कि यू आर भाई आपको जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू बी नंबर 1 ऑल द टाइम, यू डोंट हैव टू बी नंबर 1 ऑल द टाइम। आज भी इलॉन मस्क कौन है? वो अमेरिकन थोड़ी, वो तो साउथ अफ्रीकन है। आज भी आधे लोग तो आगे सारे शार्ट्स वही कॉल कर रहे हैं जो बाहर से आए। ये कहां से शार्ट्स कॉल कर रहे हैं? अब शार्ट्स करने की सलाहियत नहीं रखते। ये तो इस वक्त टोटल इनका जो टोटल फोकस है सोशलिज्म है, ड्रीमिंग अबाउट इट, दे वांट टू बिकम इंटेंशनली, दे वांट टू बिकम वेनेजुएला एंड क्यूबा। ये तो बता रहे हैं, जो ड्रीम कर रहे हैं सोशलिज्म के बारे में। अमीर लोगों के बच्चे का, मैं जीवा साहब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप कभी देख ले दुनिया का जहां भी अमीर लोग होंगे जो अरबपति खरबपति होंगे, उनके बच्चे क्या करते हैं? सारे ड्रग पे लगे होते हैं, ओवरडोज से मरते हैं। अमेरिका के अंदर जितने अमीर लोगों के बच्चे ओवरडोज से मर रहे हैं, क्यों? बोर है, ये बोर हो चुके हैं, इनके पास बिल ही नहीं है, मजबूरियों से काम किए जाते हैं। अब सीईओ के जो उनका जो सीईओ के हेड का उसका पोर्टफोलियो पड़ेगा, 2 कमरों के घर में रहता था वो भारत के अंदर, पढ़ के आएगा। आप अजय बंगा का देख लें, इसका बैकग्राउंड देख लें आप अजय बंगा। चीमा साहब मजबूरियां काम कराती हैं, तरक्की की तरफ लेके जाती है। मजबूरियां, इनको मजबूरी नहीं है, इसको इनको क्या मजबूरी? घर में बैठ के चेक आ जाते हैं। चीमा साहब यहां इन्होंने कल, मैं 2 चीजें बात बताना चाहूंगा। कल इन्होंने 4,75,000 वेनेजुएलन को कल इन्होंने वर्क परमिट दिया है। कैलिफोर्निया ने एक लॉ पास किया कि जितने इलीगल आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके $300 पर वीक दिया जाएगा, $1,200 दिया जाएगा। सो दिस इज चीमा साहब ये बातें अब, और उसमें मैं तो चीमा साहब जाती तौर पर मुझसे पूछे मैं जख्मी हूं, उसकी वजह क्या है? मैं अपनी मदरलैंड को छोड़ के महाजर होके आया। मैं एक सिविलाइज्ड नेशन में रहना चाहता था, मैं किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को छोड़ के आया हूं। अब मैं थर्ड कंट्री में पहुंच गया। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। जुडिशरी यहां की काम नहीं कर रही, कांग्रेस यहां की काम नहीं कर रही, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं है। अब मैं छोटी सी आपसे मैं मिसाल पूछना चाहता हूं। आज मैं सुबह बल्कि मैं ट्वीट करना चाह रहा था, मैं नहीं कर रहा था। आज तक ये हमेशा एक करप्ट कंट्री को पिक करके उसकी जंग को सपोर्ट करने में बिलियंस डॉलर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों डालते हैं उसमें? उसके अंदर छोटी सी मिसाल, अफगानिस्तान करप्ट तरीन कंट्री, इन्होंने बिलियंस डॉलर वहां ठोके। पाकिस्तान एक करप्ट तरीन कंट्री, इन्होंने बिलियंस डॉलर्स वहां ठोके। इन्होंने इराकी करप्ट तरीन कंट्री था, वहां इन्होंने बिलियंस डॉलर ठोके। इस वक्त तो यूक्रेन एक करप्ट तरीन कंट्री है, बिलियंस डॉलर्स वहां ठोके। क्या वजह है? ये मनी लॉन्ड्रिंग मशीनें ढूंढते हैं चीमा साहब। आज मुझे ये बता, डिक चेनी आपको इराक लेके गया था, कोई अकाउंटेबिलिटी है उसकी? किसी ने पूछा कि तुमने भाई इतने बिलियंस डॉलर वहां ठोके तुमने, अफगानिस्तान में तुमने सारा कुछ तबाह कर दिया वहां पैसों का, कोई अकाउंटेबिलिटी है? वो पूछने वाले नहीं। आप मुझे ये बताएं, इराक में सबसे बड़ी इन्होंने वैसी बनाई है, बिलियंस डॉलर उसमें लगाए, खुद ये कहते थे उसमें करप्शन इन्वॉल्व है। इनको हर साल अपना वहां पे अकाउंटेंट जनरल चेंज करना पड़ता था, जिसको भेजते थे वो साल बाद करप्शन में इन्वॉल्व हो जाता था। इन्हें नहीं पता है सब। चीमा साहब दुख ये है, यहां पे अमेरिका अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है। आप लोग कहते हैं काम करने का फायदा क्या है? जो काम करते हैं सारा तो ये टैक्स में चला जाता है, टैक्स कहीं जा रहे। सोसाइटी के अंदर लोग टैक्स क्यों नहीं देते? क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होते कि मैं जो टैक्स दे रहा हूं मुझ पर लग कुछ नहीं रहा, सड़कें नहीं बन रही हैं, हॉस्पिटल नहीं बन रहे हैं, एजुकेशन अच्छी नहीं बन रही है, फिर लोग टैक्स चोरी करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है। तो यही वजह आप यहां पे देखें ना, 1960 के बाद कोई बड़ी हाईवे नहीं बनी। अमेरिका के किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं आप, खासकर आप मिडल ईस्ट से आते हैं, आप लगता है 50 साल पीछे आ गए, 50 साल पीछे आ गए। डलस एयरपोर्ट पे अभी आपने बस पे बैठ के जहाज पर जाते हैं, वो गिरा के नया बनाने वाला है, उनके पास पैसे ही नहीं गिरा। एक एयरपोर्ट मैंने नहीं देखा पिछले 30 साल के अंदर अमेरिका में बनता। आखिरी एयरपोर्ट इन्होंने शार्लेट में बनाया, वो भी मेरा ख्याल 20 साल 25 साल पहले। सख्त ही नहीं उनके पास, खा पी जा रहे हैं। हमारा वो सिस्टम जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो मेरा मकसद लुट पाई जाता है। वो भी फौजी कंट्रोल जर्नैल ने उन्होंने बोर्डा के बैठ लॉकहीड मार्टिन और दूसरी बड़ी कंपनियों के ऊपर मेरा मकसद लुट पाई उन्होंने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। डिक चैनी जैसे लोग हैं जिसने हालीबर्टन की कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं किसी की, क्या जरूरत? और हालीबर्टन जैसे 100 कंपनियां जो लूट रही है इस कंट्री, हमारा खून चूस रही है। सबसे बड़ी बात तो ये खून चूस रही है। दूसरे मजाक क्या है, जो स्टेटमेंटें हैं मुझे मजाक लगी हैं, कभी मेरा दिल करता है हंसू कभी रो इस पे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है कि हम तो भारत से बात करना चाहते हैं, वो तो बात ही नहीं हमसे करते। आप जब भी IMF के पास जाते हैं इस तरह की बातें करते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस में आना था, आपने बातें ये की हैं। आपका किस तरह का दिल है जी, आप उनसे बात करेंगे? जब आप मेरा मकसद इधर से कहते हैं बात करेंगे मिसाल मलिक को आपने अपने कैबिनेट में लिया, एक ये मजाक है। दूसरा जो वो IMF वाली खातून है, यार तुमने कैसा मजाक किया? तुम बिल्ले को कह रहे हो कि दूध की रखवाली करे,
वो यार काकड़ साहब तो खुद एक रूलिंग एलीट को बिलोंग करते हैं। ये हाल जो आपने बताया है कि किसको नहीं पता, भाई अमीरों से टैक्स लेके गरीबों को दो, अमीर देते हैं पैसे, वहां वो तो रूलिंग एलीट है, वो तो देते ही कोई नहीं पैसे, वो तो खुद कानून है पाकिस्तान के अंदर, रूलिंग एलीट तो खुद कानून है, भाई उनसे कौन पैसे ले सकते हैं? आपने ये लिख के क्यों नहीं दे देते IMF के पैकेज में भी अमीरों पे टैक्स ज्यादा लगा दो, ये बजाय बिजली और पेट्रोल के पैसे बढ़ाने से इनसे पैसे निकलवा लो, करप्शन रोक लो, ये तो आप उनको कहते नहीं। ये तो एक मजाक है, मेरा मकसद मजाक कर रहे हैं। और दूसरा पोलियो की बात, मैं हैरान हूं, चीमा साहब ने पोलियो की बात की, मैं आज की खबर है कि पेशावर के अंदर पोलियो की जन्म उन्होंने एनवायरमेंट वालों ने डिटेक्ट की। यहां पे इलान मस्क को FDA ने न्यूरल लिंक बना रहा है, दिमाग को कंप्यूटर से अटैच करने की बात हो रही है, और आपके पेशावर में अभी तक पोलियो आप क्लियर नहीं है। शर्म आई मुझे पढ़ के कि पोलियो और पशीन के अंदर 2 जगहों के अंदर आपके पोलियो की जरासीम जो है वो पाएंगे। वजह क्या है? पोलियो की टीमें जाके उनको पोलियो कतरे देने जाती है, आप गोलियां मारते हैं उनको आगे से। आप कहते हैं ये पोलियो के कतरे देके हमारी मनसूबाबंदी कर रहे हैं, ये नसबंदी कर रहे हैं पोलियो के जरिए। लेकिन उसमें यह है कि आपका तो मुझे कोई समझ ही नहीं है कि 25 करोड़ लोगों का मैंडेट क्या है, डायरेक्शन क्या है, किधर जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, क्या बात है, कोई पता नहीं। सारी दुनिया तरक्की की तरफ है, आप जिहाद की तरफ है, आपका दूसरी तरफ। अब तो भी आपके अफगानी भाई आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी का, आपके लॉ एंड ऑर्डर का, वो भी कहते हैं यार ये किस तरह के लोग हैं यार। हालांकि आप उनको आज तक कहते रहे पत्थर के जमाने के लोग हैं, वो अब आपको देख देख के हंस रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और भी थोड़ी सी डेवलपमेंट है, उस पर भी कमेंट कर दे। वो ये है कि सऊदी अरब और इजराइल के बड़े ताल्लुकात के हवाले से है कि वो चीजें चल रही हैं और कहा जा रहा है पाकिस्तान पे दबाव है। आपको क्या लगता है कि एक तरफ अगर अब्राहम अकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका है जो आप ट्रम्प दौर में हुआ था, उसके बाद हम देखते हैं कि सऊदी अरब जो है वो मजीद वो कह रहा है कि हमें कंसेशंस दें, साउथ कोरिया जापान जैसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट दें, न्यूक्लियर प्रोग्राम दें। और आज वो MBS साहब ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि हम हर रोज आगे की तरफ जा रहे हैं इजराइल के साथ ताल्लुकात में बेहतरी में। सो इट मींस कि बहुत काम हो रहा है पीछे। पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं, कंफ्यूज ही रहेंगे जिस तरह 76 साल से हैं, या क्या पैसे जो दे देगा कर लेंगे? अगर सऊदी अरेबिया आपको आज शाम को कह देते आप हम 2 बिलियन ले लेते हैं, आप इजराइल को एक्सेप्ट तस्लीम कर लें, आपने शाम को कर लेना। आपका तो यू आर फॉर सेल सिंस सो लॉन्ग। चीमा साहब आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। आप चाइना आपको शाम को आज कोई देता है, CPEC के वाले साहब उधर चले जाते हैं, सुबह IMF वालों की किस्त आज नजदीक आ जाती है, उधर आ जाना। आपका क्या है, कोई पॉलिसी आपके तो है? जो एक भूखे बंदा सड़क पर बंदा बैठा हो, आधा नंगा हो और 3 दिन से खाना ना खाया हो, उसकी पॉलिसी आप उससे पूछे तुम्हारी क्या पॉलिसी? ये तो बिल्कुल वही पूछा। हाँ, उसमें यह है कि 2 बातें अजीब सी, एक बात मैं भूल जाऊं, काकड़ साहब का इंटरव्यू यहाँ पे मेहदी हसन के साथ था MSNBC के ऊपर, और इन्होंने स्केड्यूल था लास्ट मिनट पे, इसको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन मैं एक हैरान होता रहता हूं, किसने मशवरा इनको दिया था कि मेहदी हसन साहब के साथ बैठे? हालांकि वो इतने रफ वो जर्नलिस्ट है जिसकी हद को नहीं, वो छक्के छोड़वाते हैं यहाँ पे विवेक रामास्वामी के भी, तो विवेक रामास्वामी जो मैं जिससे बहुत इंप्रेस्ड हूं, उसके छक्के छुड़ा देता है वो मेहदी हसन। काकड़ साहब ने तो सारा कुछ बोल ही नहीं सकना, बब करना था इन्होंने उसके। मशवरा किसने दिया था कि उसके सामने बैठे, फिर आके कैंसिल कर दिया। अच्छा, एक तो ये बात। हाँ, MPS साहब ने इंटरव्यू दिया अगले दिन यहाँ पे फॉक्स पे, जो मुझे सुनने का इत्तेफाक हुआ है, और मैं बड़ा उस पर इंप्रेस हुआ। वेल स्पोकन एंड अथॉरिटेटिव, और उन्होंने अपनी मर्जी के जवाब दिए। MBS ने 38 साल एज उस बंदे की, और उसने रिमार्केबल सो मच ग्रिप ऑन एवरी सिंगल थिंग, और उसने डिक्टेट किया पूरे इंटरव्यू। हाँ, उसमें मैं ये कहूंगा कि आपके पास कोई चॉइस नहीं। अगर सऊदी अरेबिया का आप प्रेशर करें, मैं प्रेशर नहीं इसको कहता। प्रेशर तो वो होता है ना कि आप अगर सोच में हो जी हम ये करेंगे वो नहीं करेंगे, आपके पास ना करने की तो गुंजाइश मौजूद थी। उन्होंने आज सिग्नल आया सऊदी अरेबिया से कि हाँ भाई क्या करना है, या अच्छा मजीद पैसे ये ले लो तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो अगले पैसे मैं वापस दे दूं, फिर क्या करेंगे आप? मेरा ख्याल में तो आपकी पाकिस्तान की एम्बेसी वहां पहले खुलेगी, सऊदी अरेबिया की एम्बेसी बाद में खुलेगी। मुझे तो ये लग रहा है, अगर उन्हें क्या थी ना गल, वो जिस तरह मैंने बताया था ना कि भर्ती शुरू हो गई थी, गोरे करते थे, तो किसी मरासी के बच्चे को जाने लगे तो उसने ही कैसे उन्हें कहा हिटलर ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਜੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈकेज ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्या चॉइस। ये उन कौमों से पूछे जाते हैं सवाल कि तुम्हारा क्या ख्याल है अभी इजराइल को एक्सेप्ट करें ना करें, जिनके घर में दाने हैं, जो खुद अपने पांव पे खड़े, जो खुद इंपोर्ट कर रहे हो, कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो, और जिनके रूल करने वालों के बच्चे पाकिस्तान में उनके मुल्क के अंदर। आप मुझे ये बताएं, आपका फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है नवाज शरीफ है या मरियम नवाज है, जो कुछ है लंदन से हिलते जुलते हैं हर बात। ये आपके शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान है, एक रात रहे हैं वापस चले गए, मरियम नवाज वहां है, और 3 लोगों की मीटिंग होगी अब जाते ही वहां पे, क्योंकि इंटरनल इश्यूज आ रहे हैं आप कहीं। लेकिन ये वजह क्या वजह है कि लंदन ही, हमारा लंदन और न्यूयॉर्क और टोरंटो,
और 25 करोड़ लोग हैं, बिल्कुल पता नहीं उनके को अकलो फहम क्या क्या उनको बना है। और जो मेरे लोग कह देते हैं कि जी फौज 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 भी तो हमारे पाकिस्तानी है, वो क्यों नहीं सोच रही कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ये हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। जुडिशरी आपके जज कह रहे, जज क्यों नहीं सोच रहे पाकिस्तानी है ये सारे, क्यों नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। क्या वजह है कि आप हर पाकिस्तानी इतना बेहिस क्यों है, बेबस क्यों नजर आता है, चाहे वो फौजी है, जज है, जो कुछ भी है। पाकिस्तान का क्यों नहीं सोच रहे सारे मिलकर कि हम पाकिस्तान कहां जा रहे हैं, एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी हम कहां जा रहे हैं, और ये कौन किस तरह रोकेगा ये। जब डॉलर रोकना हो 1 मिनट में रोक लेते हैं। पीटीआई लितरा की परेड करने से 1 मिनट सारी सीधी कर देती है। 9 मई सारा पूरा पीटीआई लंबी पै गई। करप्शन क्यों नहीं रोकते, क्या वजह, क्या वजह। एक ब्रिगेडियर फड़िया ने पीटीआई देखो बैरिया के प्लाट 2-4 बेचता फड़ लिया। ओ यार इत्थे ते गप्फे जे हजूर, इत्थे ते गप्फे जे, एक ब्रिगेडियर नु फड़न दा हक नहीं, इत्थे ते लंबी गेम जे, लंबी गेम जे। मैं वैसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं कनाडा से, तस्वीरें मैं मंगवा रहा हूं एक रियल एस्टेट बंदे से कि जो करप्ट लोगों ने जो मालात खरीदे हैं सरे के अंदर और टोरंटो में, कैश पे, कल किसी ने बताया कनाडा से कैश पे मिलियंस बिलियंस। चलो चीमा साहब फिर सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं तार साहब। ये बातें चल रही हैं कि सही कह रहे हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने कनाडा में बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं और कैश में खरीदी हैं, कैश में। शर्म के बजाय उधर वो आईएमएफ की चीफ कह रही है टैक्स दियो, तो सारा पैसा तो बाहर पड़ा हुआ है। तो फिर हमने आईएमएफ की जो चीफ है उसका भी दिमाग खिसका हुआ है, उसको पता नहीं है यार कि ये लोग टैक्स नहीं देते। और जिस समय बात कर रहे हो इस पे तो खुद नैब का केस है यार, काकड़ साहब तो खुद नैब के केस में जो उनकी जो आपकी जो नहीं आई उनके ऊपर केस अपना। किस बंदे से बात कर रही हो यार, उसके अपना होमवर्क ही नहीं करके आते आईएमएफ वाले। उस खातून को तो मैं सोच रहा हूँ ईमेल लिखूं, you should have done some research the person you are asking to collect the taxes, what is his status, and he belong to the ruling elite. आप कैसी बातें कर रही हो आप, काकर साहब जी ऐसे को हंसते कहते मजाक कर रहे हो उनसे। बाजी तुम मजाक नहीं कर रहे, बाजी बुशरा की कर दे ना करो। तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा, साजिदार बता रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मतलब कि भाई साहब मतलब कि उनको मतलब कि काम करने की विल ही नहीं रही उनकी, मतलब कि भाई वो बोर हो चुके हैं। मतलब कि भाई मतलब इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां तो बना ली उस टाइम पे, जिस टाइम पे मतलब कि भाई इन्होंने ग्रो कर लिया था। मतलब कि अमेरिका का मतलब कि अमेरिका को सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ग्रेट ब्रिटेन जो है मतलब कि उसने पूरी आधे से ज़्यादा दुनिया को मतलब कि भाई गुलाम बना रखा था। ठीक है भाई, उसमें भाई साहब अमेरिका कॉन्टिनेंटल भी था, ठीक है, और क्या बोलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी था भाई, एशिया कॉन्टिनेंट भी था, और भाई साहब क्या बोलते हैं ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी था। ठीक है भाई, तो भाई सारा कुछ मतलब कि कब्जा रखा था, आधे से ज़्यादा दुनिया उन्होंने कब्जा रखे थे। तो भाई अमेरिका भी उनके ही गुलाम में था। लेकिन भाई अमेरिका को जो था ना, मतलब कि अमेरिका को आज़ादी भाई 200 साल पहले ही मिल गई थी, भारत के 200 साल पहले ही मतलब कि भाई आज़ादी मिल गई थी उनको, कुछ 1800 उससे मतलब कि उससे पहले ही। ठीक है, तो उनको जब आज़ादी मिली ना, तो भाई ये था कि भाई कि है ना उनको आज़ादी मिल गई, तो भाई उन्होंने इनोवेशन शुरू कर दी भाई, इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू कर दिया आपने, मतलब कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सही कर दी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एकदम सही कर दी, और मतलब कि एकदम डेमोक्रेसी वगैरह ला के मतलब कि सब कुछ सेट कर दिया था। और भाई साहब उन्होंने उधर वाले बहुत ज़्यादा, सबसे पहले ये भी बात आपको पता है कि भाई साहब उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन भी बनाया था और सब कुछ चीज़ें करी थी उन्होंने ही। ठीक है भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पहले कर दी थी। तो भाई इसका मतलब कि फ़ायदा अमेरिका को अब भी हो रहा है। ठीक है भाई साहब, अब क्या है ना, अमेरिका में ये सोचता है ना कि भाई साहब दूसरी, अब मैं तो आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन भाई दूसरे लोगों की मतलब कि इकोनॉमी को अब गिराना मेरा मकसद है, दूसरे लोगों की इकोनॉमी को गिराना। ठीक है भाई, सो अमेरिका का मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज है, व्हाट्सएप है, ठीक है भाई, सो फेसबुक है, ठीक है, क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम है, और भी भाई अल्फ़ाबेट, एप्पल वगैरह, भाई बहुत सारी कंपनीज है जो कि भाई साहब पूरी दुनिया पर रोल कर रही है। ठीक है भाई साहब, और भाई साहब सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, मतलब इनके पास सोशल मीडिया, अमेरिका की जो सोशल मीडिया की कंपनीज है ना भाई, वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है ना पूरी दुनिया में। ठीक है भाई साहब, यहाँ तक कि भारत में भी इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, मैं आपको पूरी एकदम ताज़ा खबर बता देता हूँ। ठीक है, हाल ही के दिनों में मेटा जो है ना, मेटा के जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप की मूल कंपनियां जो है ना, और भारत के बीच में कई मुद्दों पर ना इनके बीच में तनाव हुआ है। ठीक है, और मेटा ने भारत सरकार से कुछ मामलों में सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है। यहाँ तक कि भाई जो क्या बोलते हैं मार्क ज़करबर्ग है ना, जो कि भाई साहब मेटा कंपनी का मालिक है, उसने भी भाई भारत सरकार से माफ़ी मांगी है। ठीक है, अब मेटा ने किस शर्तों पर भारत से माफ़ी मांगी है? हालिया की घटनाओं में मेटा ने स्वीकार किया है कि एक तकनीकी ऑपरेशन त्रुटि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फेसबुक पोस्ट को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय से इसके लिए माफ़ी मांगी है। इसके अलावा कंपनी ने भारत में बाल यौन शोषण सामग्री, CSAM, डीप फेक और अन्य कंटेंट मॉडरेशन संबंधी कर्मियों पर भी खेद व्यक्त किया है।
इससे पहले 2025 में भी मेटा ने मार्क ज़करबर्ग के उस गलत बयान पर माफ़ी मांगी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में 2024 के चुनाव में सत्ताधारी सरकार हार गई थी, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ था। मेटा इंडिया ने इसे अनजाने में हुई गलती बताया था। क्या अमेरिका सोशल मीडिया के ज़रिए भारत में एजेंडा सेट करता है? यह विषय राजनीतिक बहस का हिस्सा है, लेकिन इसे तथ्य और राय के बीच अंतर करके समझना ज़रूरी है। ठीक है भाई साहब? एल्गोरिदम का प्रभाव, एक तो बड़ी बात है एल्गोरिदम, ठीक है भाई साहब। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम के आधार पर ये तय करते हैं कि किसे कौन सा कंटेंट अधिक दिखाई देगा। यदि किसी विषय पर अधिक एंगेजमेंट मिलता है तो वह और लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। इसका असर जनमत तक पहुंचता है, लेकिन इसका मतलब अपने आप किसी सरकार या देश द्वारा जानबूझकर एजेंडा चलाना नहीं है, ठीक है भाई। मतलब ये बात भी होती है, ठीक है। और राजनीतिक विज्ञापन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राजनीतिक विज्ञापनों की अनुमति देते हैं। स्थानीय नियमों के अधीन राजनीतिक दल, कंपनियां और अन्य संगठन भुगतान करके विशेष समूह तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। इसलिए अलग अलग विचारधाराएं सोशल मीडिया पर उपयोग अपनी बात मीडिया का उपयोग करके अपनी बात फैलाने के लिए करते हैं, ठीक है भाई। तो गलत सूचना और दुष्प्रचार, भारत सहित कई देशों में फेक न्यूज़, डीप फेक और गलत जानकारी बड़ी चुनौतियां हैं, ठीक है। कई शोधों और सरकारी रिपोर्टों ने बताया कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी तेज़ी से फैल सकती है, इसलिए सरकारी प्लेटफॉर्म से अधिक जवाबदेही मांगती हैं, ठीक है भाई साहब। अब देखिए जो भाई ये जो क्या बोलते हैं, ठीक है, भारत सरकार का रुख क्या है? भारत सरकार का कहना है कि बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों का पालन करें, अवैध सामग्री हटाएं और स्थानीय नियमों के अनुसार जवाब दे रहे हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने प्लेटफॉर्मों और पालन को लेकर दबाव भी बढ़ाया है। क्या मेटा जानबूझकर भारत के खिलाफ ऐसा चीज़ कर रहा है? तो कुछ लोगों को राजनीतिक और समूह मानते हैं कि प्लेटफॉर्म की नीतियाँ एल्गोरिदम पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है भाई साहब। मेटा का कहना है कि यह वैश्विक कंटेंट मॉडरेशन नीतियों के अनुसार काम करता है और गलती पर सुधार करता है, ठीक है भाई साहब। स्वतंत्र शोधकर्ता को मानना है कि एल्गोरिदम डिज़ाइन वास्तविकता इस और उपयोगकर्ता व्यवहार और स्थानीय राजनीति सभी मिलकर यह तय करते हैं कि कौन सा कंटेंट अधिक दिखाई देगा, या फिर इसे किसी एक देश द्वारा नियंत्रित एजेंडा कहना बिना ठोस साक्ष्य के उचित नहीं होगा। लेकिन भाई एक बात ये भी है कि भाई कि है ना, भाई ये जो मतलब कि भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, जब जेन ज़ी के प्रोटेस्ट चल रहे थे भारत के अंदर, तो भाई मतलब कि भाई जिनके मतलब कि 100, 200, 400, 500 वो है फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे, उनके भाई मिलियन में व्यूज़ आ रहे थे। ये कैसे संभव है भाई? ये समझ नहीं आता भाई। एल्गोरिदम भाई मानते हैं कि भाई साहब एल्गोरिदम एक चीज़ होती है भाई साहब, जो हम पसंद करते हैं वो हमें बार बार दिखाई देती है, ठीक है भाई। हम कुछ सर्च भी करते हैं, कोई भी मेरे को प्रोडक्ट खरीदना हो तो भाई उसके बाद जैसे मैंने गूगल पे सर्च करा, उसके बाद में मतलब कि सारे सोशल मीडिया पे उसके एड्स मुझे दिखने लग जाते हैं। ये बात एकदम समझ में आती है, और मुझे कोई कंटेंट पसंद है तो भाई बार बार बहुत चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन ये समझ नहीं आता कि भाई साहब उस टाइम पे जेन ज़ी के प्रोटेस्ट में भाई साहब मतलब कि भाई जिनके 100, 200 फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके भाई मिलियन में व्यूज़ कैसे आ सकते हैं भाई? इतना मतलब कि भाई मतलब कि भाई सरकार घेरने की भी वो चीज़ हो सकती है ना, मतलब कि भाई साहब जैसे भाई इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है अमेरिका का, मतलब कि भाई साहब पूरे साउथ एशियन रीजन में, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे मतलब कि जो इंस्टेबिलिटी है पूरी सरकारों की, मतलब कि भाई अफगानिस्तान देख लो, श्रीलंका देख लो, ठीक है, बांग्लादेश देख लो, ठीक है, नेपाल देख लो, ठीक है भाई साहब। नेपाल में भाई सत्ता परिवर्तन हो गया, या बांग्लादेश में हो गया भाई सब, श्रीलंका वैसे बैंक्रप्सी से बचा है भाई, और अफगानिस्तान में तो बुरा हाल ही है। पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में कितना बुरा हाल हो रहा है भाई साहब, समझ लो। तो भाई ये अमेरिका का इन्फ्लुएंस भाई साहब इससे नकारा नहीं जा सकता। अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, जो अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो उसको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। ये अमेरिका सोचता है कि वैसे भी ऐसी चीज़ें करवा के मैं मतलब कि बहुत कुछ हासिल कर लूँगा भाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखो साफ बात है कि भाई तुम ये सब चीज़ें करवा के भाई तो खुद नहीं बच सकते भाई साहब। वो जो चलाते हैं ना, मतलब कि भाई तीर जो भाई वो अपने तरफ भी आ जाता है भाई, ठीक है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जो शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहें। तो कैसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।